Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, गॉड उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज की स्टोरीज बहुत अच्छी है, आप लोग एंड तक सुनना और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर से ज़रूर देना। और बाय द वे फ्रेंड्स, आप लोग बहुत जन हैं जो मेरी स्टोरी चैनल में विजिट तो करते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते और मुझे कोई भी अपना फीडबैक नहीं देते। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करो तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ये पहली स्टोरी जिनकी है, मेरा नाम वसीम है। मैं कश्मीर से दूर एक छोटे से गांव में रहता था अपने अब्बू अम्मी और 2 भाइयों के साथ। हमारा अपना काफ़ी ज़मीन हुआ करता था। उस ज़मीन में हम लोग खेती बाड़ी किया करते थे। एक बार हमारे अब्बू ने कहा कि इस ज़मीन पे एक रूम बना देते हैं और कुछ जानवर भी हम खरीद लाकर यहाँ पर रखते हैं। गाय के दूध, भैंस के दूध के लिए अब्बू ने 2-2 भैंस और गाय लेकर आ गए और उनका रहने का भी वहाँ पर बना दिया गया। हमारे घर से करीब करीब वो जगह 1 घंटे की दूरी पर पड़ता था। वो मानो दूसरे गांव के छोरे में ही था। जो भी हो, वहाँ का देखभाल करने के लिए भी हमने 2 लड़कों को रख दिया। उस वक्त मेरे पास कुछ खास काम नहीं हुआ करता था, इसीलिए मैं भी उनके साथ वहीं पे रह गया। कुछ दिनों के बाद, करीब 2-4 दिनों के बाद, एक गाय की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी, जैसे उसका किसी ने गला को बहुत ज़ोर से दबा के रखा हो। इस तरह रात के वक्त आवाज़ आने की वजह से हम जब बाहर जाके देखे तो देखते हैं गाय का गले को जैसे किसी ने जोर से पकड़कर सीधा करके ऊपर खींच रहा हो। तो हम लोगों ने सोचा कि वो खुद ही ऐसा कर रहा है, रस्सी ज़रूर उसके गले में कुछ फंस गया है, रस्सी शायद उसको लग रहा है। हमने जल्दी से जाके उसका जो खूंटा में बंधा हुआ था उस रस्सी को हमने खोल दिया। वो खोलने के बाद भी गाय का जो गला था वो ठीक नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल उसका नेक उसी टाइप होके रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कोई ऊपर से उसे खींच रहा हो। ये देखकर हम तो बहुत डर गए। हमने उसे बहुत सीधा करने का कोशिश की पर नहीं कर पाए और अचानक से उसके 2 पैर हवा में उछले और वो नीचे गिर के मर गई। वो मरने के बाद हमने तुरंत अब्बू को बुलाकर अब्बू आते आते काफ़ी दिन ढल चुका था। अब्बू ने आकर देखा कि गाय की जो हड्डी थी गले का वो टूटी हुई थी, जैसे किसी ने जोर से मरोड़ के तोड़ दिया हो। ये सब हमारे आँखों के सामने ही हुआ था। फिर हमने गाय मर चुकी है बोलकर ये तो और कोई काम की नहीं रही, इसलिए हमने गाय को कुछ अंदर तरफ जो जंगल था वहाँ जाके फेंक दिया। फेंकने के बाद हम चले आए। फिर मेरे अब्बू बोले कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ। मेरे जो बड़े बाबा थे वो कुछ जानते थे, पढ़ाई उढ़ाई वो करते थे, वो एक अल्लाह वाले थे, बोलने से चलेगा। उनको बुलाया गया, वो आए। आने के बाद उन्होंने कहा गाय के जो डेड बॉडी है वो कहाँ पे फेंका गया है, मुझे वहाँ ले चलो। हम लोगों ने जब उन्हें ले गए, वहाँ पर ज़्यादा दूर में भी नहीं था, चल के ही 5-10 मिनट के बाद ही वो जगह आता था। हमने जाकर देखा कि वहाँ पर गाय का डेड बॉडी तो दूर की बात है, उसका एक टुकड़ा भी वहाँ पर नहीं गिरा हुआ था। उन्होंने कहा ऐसा कैसा हुआ, कौन जानवर इस तरह खा गया जो कुछ भी प्रूफ ही नहीं मिला। फिर वो अपने घर चले गए। उसी तरह
उसी रात को हम लोग सो रहे थे अपना खाना खाकर। कुछ टाइम तक हम लोग बाहर बैठे रहे, फिर हम लोग अंदर जाके सो गए। मैं अपने चारपाई पे सोता था और वो दो लड़के नीचे ही कपड़े बिछाकर सो जाया करते थे। अचानक से जैसे लगा घोड़ा दौड़ रहा हो, मतलब जानवर जो दौड़ते हैं उनका पैर का जो आवाज़ें आते हैं, गाय भी अगर दौड़ती है तो उस तरह के आवाज़ आते हैं। कोई दौड़ रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये सुनने के बाद हम लोगों ने कहा कि चलो जाकर देखते हैं बाहर। और जो दो भैंस और एक गाय बंधी हुई थी वो लोग काफ़ी आवाज़ें कर रहे थे, जैसे डर रहे थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने जब बाहर जाके देखा तो लगा जैसे काला रंग का एक बड़ा सा लंबा सा बहुत ही बड़ा कद का साया उसी तरह बहुत जोर से दौड़ के दूसरी तरफ जंगलों तरफ चला गया। ये देखकर हम बहुत डर गए। हमने सोचा कि ये कौन हो सकता है, इतने रात के किसका जानवर हो सकता है, क्योंकि हमारे जितने जानवर तीनों ही बंधे पड़े थे। हम फिर से अंदर आ गए। अंदर आके हम लोगों ने सोने का कोशिश किया तो दोबारा वही आवाज़ें आने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक से एक भैंस चिल्लाने लगी, बहुत जोर से चिल्लाने लगी, जैसे उसका भी कोई गला पकड़ के दबा रहा हो। ये सुनना था कि हम लोग तीनों दौड़ के उसके पास गए। उसकी भी हालत उसी तरह हो रखी थी, बिल्कुल उसका भी नेक एकदम कोई सीधा जैसे ऊपर पकड़ा हुआ हो, खींच रहा हो, और उसका आवाज़ दबी दबी सी जोर से वो निकालना चाहती है पर उसका आवाज़ ना निकल पा रहा हो। वो छटपटा रही थी। उसके बाद अचानक वो भी गिर के मर गई। अब्बू को हम लोग जल्दी से बुला कर लाए और उन्हें दिखाया। अब्बू ने कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं, इसे यहीं पे रहने दो, मैं बुला के लाता हूँ बड़े भाई साहब को। अब्बू ने जब बड़े बाबा को बुला कर लाए, वो आकर इधर उधर देखे, भैंस को देखे, उसकी हड्डी टूटी हुई थी। उसके सर पर उन्होंने थोड़ा सा हाथ रखा। उसके बाद कहा इसकी मौत जो हुई है यहाँ पर बहुत ही सख्त एक चुड़ैल का बसेरा हो गया है, इसीलिए इस तरह के इंसिडेंट यहाँ पर हो रहा है। वो यहाँ पर जानवरों को मारकर खा रही है और वो यहाँ से जाने वाली में से नहीं है। एक काम करो, तुम लोग ही ये जगह छोड़ दो। लेकिन उसी तुरंत हम लोग वो जगह कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि वो जगह हम लोगों ने खरीदा था अपने बिजनेस के पर्पस में। तो बड़े बाबा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा ऐसा सामान लाओ जो मैं हिसार कर देता हूँ तुम लोगों के पूरे जगह को। वो इसके अंदर तो नहीं आ पाएगी, लेकिन हाँ वो बाहर घूमेगी फिरेगी ज़रूर, क्योंकि मैं उसे यहाँ से भगा नहीं सकता, वो बहुत ही सख्त है। उन्होंने हमारे पूरे एरिया को हिसार में बांध दिया। उसके बाद जानवर और दो जो जानवर बचे थे वो लोग तो रह गए ठीक, बट सारी रात वो इधर से उधर भागा दौड़ी करती थी, हमें आवाज़ें आती थी। बाकायदा वो बाहर में जैसे घोड़े दौड़ रहे हों इस तरह से दौड़ती थी। ये इस तरह आवाज़ आने के वजह से हम लोग बहुत डरते थे और कभी कभार ऊंचे ऊंचे आवाज़ों में चीखती, कभी रोती। इस तरह के आवाज़ से कोई वहाँ पर रहना नहीं चाहता था। वो दो नौकरों ने कहा कि नहीं, हम जान जोखिम में डालकर और यहाँ पे नहीं रह सकते। इसीलिए मेरे अब्बू ने कहा कि ये जगह हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर हम लोग वो दो जो हमारे जानवर बचे हुए थे उन दोनों को लेकर हमारे घर के सामने में ही एक बाड़े में बांध दिया और हमने वहाँ पर खेती बाड़ी तो नहीं छोड़ा। हम लोग सुबह सुबह जाकर ही अपना काम कर लिया करते थे। पानी देने जब होता था काफ़ी रात के समय में देना पड़ता है, इसीलिए कई लोग मिलकर हम लोग खेती बाड़ी में पानी देने के लिए जाया करते थे। और धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ क्या मालूम, वो चुड़ैल तो वहाँ पर रहती ही थी और रोती थी, चिल्लाती थी, दौड़ती थी। हर कोई उसका आवाज़ पाता था, लेकिन हम लोग इग्नोर करना चालू कर दिए थे।
और खेती बाड़ी अपना वहीं पर है, लेकिन सब कोई कहते हैं कि जो भी वहाँ पर अगर अकेला जाए तो अभी भी वो नुकसान देती है। इसीलिए उस रास्ते अकेले जाने से भी हर कोई अभी भी डरते हैं। ये सेकंड स्टोरी है। मेरा नाम कुसुम है। मैं बचपन से ही बहुत डरती थी। कभी भी कोई अगर हॉरर स्टोरी भी मुझे सुनाते तो वो स्टोरी को याद करके 2-3 दिन में डर जाती थी और मुझे नींद भी नहीं आती थी। इस वजह से मैं ना कभी कोई हॉरर स्टोरी पढ़ती थी, ना सुनती थी और ना देखती थी टीवी में। टीवी पर एक आता था तब कुछ डर फाइल्स आहट वगैरह कुछ आता था। वो देखकर मैं बहुत डरती थी, इसीलिए मेरे सिस्टर्स मुझे बहुत चिढ़ाया करती थी, मेरे कजिन्स। लेकिन मैं उनको दिखाती तो नहीं थी कि मैं बहुत डर गई हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत डर जाती थी। इसी तरह एक बार हमें गांव जाना पड़ा। गांव में मेरे मामू जी का जहाँ घर है, वो घर क्या बहुत ही बड़ा सा एक बांग्लो जैसा घर है। वो घर काफ़ी सुंदर है, एकदम पेड़ों से भरा हुआ वो घर हमें जाने से बहुत अच्छा लगता है और छत में बैठे रहने से तो बहुत ही मनभावन जगह लगता है वो। इसीलिए मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है। अगल बगल में बहुत दूर दूर पे घर बना हुआ है, सामने कोई भी घर नहीं है। उसी तरह एक बार हम लोग चले गए, मैं, मेरी मम्मी, पापा, हम लोग सब मामू के घर चले गए। तब गर्मियों का मौसम भी हो रखा था। मेरे कजिन्स भी मेरे साथ गए, मेरे बड़े पापा की बेटी और मेरे चाचा की बेटी भी। हम लोग सब मिलके मामू के घर चले गए, बहुत ही मस्ती करते रहे। फिर एक दिन मामू की बेटी ने कहा कि चल हम लोग जाते हैं एक दिन नहर में, जो नहर काफ़ी दूर में था उनके घर से। मैंने कहा कि नहर जाएंगे, काफ़ी दूर है, फिर आते आते लेट हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, चल ना घूम कर आते हैं। तो हम लोग चले गए। जाने के बाद वहाँ पर बैठे बैठे हम लोगों ने, वहाँ पे बहुत फूल पौधे थे, हम लोगों ने देखा और फिर वो नहर में थोड़ा सा हम लोग पैर दे के ऐसे बैठे हुए थे। अचानक से जैसे लगा किसी ने मेरा पैर नीचे से खींचा है। मुझे बहुत जोर से डर लगा। फिर मैंने इधर उधर देखा, मैंने सोचा कि किसी ने शैतानी तो नहीं की। मैंने जब अपना पैर को उठाया तो मैंने देखा मेरे पैर में वाकई में किसी ने नोचा हुआ था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, दोबारा पैर मैं नीचे नहीं देना चाहती थी। फिर भी मेरे फ्रेंड्स जो लोग थे और मेरे कजिन्स थे, उन लोगों ने कहा तो चलो अब रिटर्न चला जाए। हम लोग रिटर्न आ गए घर पर। उसके बाद रात में डिनर करके हम लोग सब एक साथ ही एक रूम में सो जाया करते थे। सोते सोते अचानक से रात को मेरी नींद टूट गई। कितना टाइम हुआ था वो भी मुझे नहीं मालूम। नींद टूटने के बाद मैं देखती हूँ जो दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा हम लोगों ने बाकायदा बंद करके ही सोया था, पर वो दरवाज़ा मैं देख रही हूँ पूरी तरह खुला है और दरवाजे के बाहर जैसे कोई खड़ा हुआ है और इशारे से मुझे बुला रहा है। बरामदे का लाइट भी जल रहा था, इसके वजह से वो काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है और क्यों इस तरह हाथ को हिला रहा है। मैंने जब अपनी सिस्टर को उठाया, सामने सोई हुई थी मेरे कजिन, वो उठकर बैठी तो कोई नहीं था। उसने कहा चल पागल डरपोक सो जा। हर कोई मुझे डरपोक डरपोक जरूर कहते थे, इसीलिए मैं ज़्यादा किसी को बताती नहीं थी। फिर मैं सोने का कोशिश करने लगी, सोई तो मुझे लगा मेरे सर पे किसी ने हाथ देकर थपथपाया। मैं जाग कर देखी तो कोई नहीं था। फिर मैं ऊपर देख ही रही थी, नीचे पैर में जैसे मेरा कोई थपथपाया। मैं बहुत जोर से डर गई और मैं चीख डाली। चीखने की वजह से मेरे आमने सामने सोए हुए कजिन्स वो लोग सब उठ गए। उठकर वो लोग पूछने लगे। मैंने कहा वाकई में मैंने ऐसे देखा भी है और फिर मुझे ऐसे एहसास भी हुआ है। तो मेरी मम्मी भी आ गई।
मम्मी ने कहा क्यों डर गई तू, चल मेरे साथ सो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, आज जब मैं पानी में पैर दी थी मैंने दिखाया, और जो मैं दिखा रही थी, जब रात को मैंने देखा मैं भी खुद ताज्जुब हो गई। वो बहुत ही दर्दनाक घाव दिख रहा था। वो काफ़ी अंदर तक, जैसे किसी ने मुझे नोच डाला था, चाकू से नोच डाला, इस तरह लग रहा था। मम्मी ने कहा तूने बताया क्यों नहीं, और वो खून भी निकलने लगा था। मम्मी ने जल्दी से मरहम पट्टी कर दिया और कहा कि कल ही डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन वगैरह दिया और मेडिसिन भी दी कि सूख जाएगा वो घाव, ये काफ़ी गहरा घाव हो चुका है। मैं घर आ गई। मेरी शरीर बहुत बेचैनी छा रही थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं क्या करूं ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। मेरी कजिन्स मेरे साथ मजाक कर रही थी, लेकिन मुझे उन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लोग मेरी परेशानी नहीं समझ रहे थे। इस वजह से मैं अकेली जाके बैठ गई। मैं बैठने के बाद ये लोग सब टीवी देख रहे थे। मैं कमरे में जब बैठ गई तो अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने जब देखा तो दरवाजे के पास अंदर ही एक लड़का खड़ा हुआ था, काफ़ी काला, और उसके सर पे बाल काफ़ी लंबे लंबे थे और घुंघरालू थे। और वो लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। ये सुनना था कि मैं बहुत ज़ोर से डर गई और रोने लगी, लेकिन मेरा रोने का चीखने का आवाज़ जैसे किसी को नहीं जा रहा था, कोई भी अंदर नहीं आ रहा था। उसके बाद ना जाने क्या हुआ। मैं जब जागी तो देखा कि मेरी मम्मी, मेरे मामू सब कोई मेरे पास बैठे हुए थे। सब ने कहा तेरे साथ क्या हुआ था। मुझे बोली मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं जब यहाँ आकर बैठी तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मामू बहुत गुस्सा हो गया अपने बेटी के ऊपर में। कहा कि मैं मना करता हूँ उस नहर में जाने के लिए, तुम लोगों ने क्यों गए थे। वो नहर एकदम अच्छा नहर नहीं है। वहाँ पर काफ़ी इंसानों की मौत हो चुकी है, और वहाँ पर कमज़ोर दिल वाले या कमज़ोर राशि वाले जाने से उनके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है, तुम जानती हो। इसके बावजूद तुम गई हो, मैं कभी नहीं जाने देता हूँ, बोलकर मामू ने उनको मारा भी। मेरी मम्मी ने रोक लिया, कहा कि भाई अब क्या किया जाए बोलो। फिर एक पंडित बाबा के पास हमें ले जाया गया। उन्होंने कहा कि वो एक लड़का जो वहीं पे डूब के मरा हुआ था, उस लड़के को मैं पसंद आ गई थी, इसीलिए वो मेरे ऊपर आशिक हो गया था, इसीलिए वो मेरे पीछा करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसे हटा दे रहा हूँ, और आपकी बेटी को इस तरह एक ताबीज़ पहना दो, और वो जहाँ पे गई थी वहाँ पर कुछ मिठाइयाँ वगैरह फेंक कर आ जाओ, वो दोबारा आपकी बेटी के पास नहीं आएगा। और मम्मी ने ऐसे ही किया। गुरुवार के दिन था, मम्मी जाकर वहाँ पर मिठाई फेंकी और पीछे बिना मुड़कर आगे तरफ से चली आई। और फिर मैंने उस तरह की कभी कोई भी ना सपना देखी और ना ही सच में वैसा मेरे पास कभी हुआ। ओके, थैंक यू। और ये थर्ड स्टोरी है। मेरा नाम राजू है। मैं आपके साथ अपनी नानी की एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी नानी की एक दोस्त हुआ करती थी, उनका नाम था रोज़ा। रोज़ा आंटी बहुत ही अच्छी थी, मेरी मम्मी बताती हैं। रोज़ा आंटी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। एक बार मेरी नानी और रोज़ा आंटी दोनों जो थे, दोनों इतने पक्की सहेलियाँ थी कि अपनी सिस्टर से भी कई गुना ज़्यादा थी। रोज़ा आंटी जब करीब करीब 30 या 32 साल की थी, उनके पति का देहांत हो गया, और उनके 3 बच्चे तब ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। रोज़ा आंटी का उनके पति छोड़कर बाकी कोई ऐसे सहारा नहीं था। वो रात दिन रोती रहती। वो सुबह उठ के जब नमाज पढ़ती और भगवान से, अपने खुदा से कुछ मांगती, तो पीछे से किसी मर्दाना आवाज़ आता, आमीन। वो इधर उधर देखती पर कोई नहीं रहता। वो 5 टाइम नमाजी थी, और उनको काम पे भी जाना पड़ता था, क्योंकि उनको ही घर को देखना पड़ता था। लेकिन हर वक्त वो रो के जब भी इस तरह से मांगती थी कुछ भी, तो उनके पीछे से आवाज़ आता था, आमीन। एक दिन अचानक जब वो किचन में गई तो देखती हैं कि उनका हस्बैंड खड़े हुए हैं और उनके साथ मुस्कुरा रहे हैं।
वो कुछ समझ नहीं पाई कि ये कैसे हो सकता है, मैं ये क्या देख रही हूँ, ये कोई रूह है या कोई जिन है। वो बहुत डर गई और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद जब उन्होंने देखा उनकी बड़ी बेटी बैठी हुई थी, उसने कहा, मम्मी आप डर गई हो, आपने बाबा को देखा है ना? तो उन्होंने कहा, तू कब कैसे जान गई? तो बोला, हाँ मम्मी मैंने भी देखा है, कल दोपहर को बाबा सीढ़ियों में बैठे हुए थे, मैंने खुद देखा और वो हंस रहे थे। तो रोजा आंटी घबरा गई। वो हर बात मेरी मम्मी के साथ शेयर किया करती थी। फिर एक दिन अचानक वो देखती है रात के समय में उनके पास उनका शौहर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि तुम इस तरह क्यों रह रही हो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख भी लेंगे और तुम्हारी 2 बेटियों का निकाह भी हो जाएगा, तुम्हारे छत पर तो सर पर तो छत है, तुम चिंता मत करो, हमारा दुकान है, तुम तो दुकान में भी जा रही हो, जैसा काम चलता था वैसा चल रहा है, अब जो मर्जी खुदा का उसने कर डाला, अब और तुम मत रो, मैं तुम्हें रोते हुए कभी नहीं देख सकता और तुम जब तक इस दुनिया में हो तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कहकर वो कहीं जैसे हवा में गुल हो गए। रोज़ा आंटी ने ये बात भी मेरी मम्मी से शेयर किया, मतलब मेरे नानी से शेयर किया। मेरी नानी बोली कि अगर इस ऐसी बात है तो तू क्यों डरती है, क्यों रोती है? उसके बाद से रोज़ा आंटी कभी नहीं रोती थी। और फिर उनका इतना मतलब फाइनेंशियल जितना भी प्रॉब्लम्स था, धीरे धीरे बिल्कुल फाइनेंस प्रॉब्लम चला गया और उनके हस्बैंड उनको रोज़ दिखते थे और उन्हें इतना भी उन्होंने कहा, उनका हस्बैंड ने, कि तुम जब भी चाय पीती हो जिस तरह पहले मुझे दिया करती थी, मैं घर पर रहने से उसी तरह 1 कप चाय रख दिया करना। और वो 1 कप चाय रख दिया करती थी और वो चाय वाकई में ख़त्म भी हो जाया करता था, कप खाली होता था। और वो कहने लगे कि जिस तरह तुम मुझे दोपहर का खाना देती थी उस तरह मेरे सामने खाना भी रख देना। और वो वैसे करती थी और खाना भी ना जाने कैसे कौन खा जाया करता था। और उनके बच्चे भी बाकायदा अपने बाबा को देख पाते थे, बस मुस्कुराते हुए, बाकी और कभी कुछ वो लोग नहीं देख पाते थे। कभी छत पे खड़े हुए, कभी सीढ़ियों पे और अपना हाथ दिखाकर, बस वो लोग जैसे आशीर्वाद का टाइप का वो हाथ दिखाते थे और कुछ नहीं करते थे। बाकी जब रोजा आंटी की मौत हो गई, मेरी मम्मी की आंटी थी रोजा जो, उनकी जब मौत हो गई उसके बाद से ही उनके बच्चे भी उनका बाबा को और नहीं देख पाए कभी भी ज़िंदगी में, और कभी भी उनसे सामना नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूर होता है, ये बात सही है, कोई माने या ना माने, प्यार ऐसा चीज़ होता है कि कई बार इंसान चले जाने के बाद भी कई बार अपना प्यार के लिए वापस आता है। बहुत सी बातों में ऐसे हुई है, मैं भी जानती हूँ। मैं भी आपके साथ अपने ही एक सहेली की स्टोरी शेयर करूँगी उनके पापा का। अभी तो वो लंबी स्टोरी है, मैं शेयर नहीं कर सकती, फिर कभी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप लोग को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और बाय द वे अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। टेक केयर माय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।